सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाज जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में अब बड़ी तब्दीलियां रोनुमा होने जा रही हैं, जहां हुकूमत नहीं बल्कि हम ये देख रहे हैं कि अवाम खुद अब इस सिलसिले में क़यादत करती हमें दिखाई दे रही है। और अब हम ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोग सोलर एनर्जी पर शिफ्ट होते जा रहे हैं। चूँकि तेल महंगा हो चुका है, LNG इस वक्त लोगों की पहुँच से बिल्कुल बाहर हो चुकी है और लोगों के पास जब ज़ाहिर कोई ऑप्शन नहीं बचा, भारी भरकम बिजली के बिलों ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी, तो फिर लोगों ने सूरज की रोशनी का ही सहारा लिया है, जिसका नतीजा भी निकला है कि सिर्फ चंद सालों में पाकिस्तान में 50 गीगावाट से ज्यादा सोलर सिस्टम नस्ब हो चुके हैं। ये अवामी इनकलाब फॉसिल फ्यूल की तलब कम करने, सनतों को नई राहें देने और शहरियों को सस्ती बिजली की उम्मीद देने में कामयाब रहा है। पाकिस्तान तवील अरसे तक तेल और गैस पर इन्हिसार करता रहा, लेकिन अब सोलर, हाइडल और न्यूक्लियर तवानाई की फराहमी 2021 से अब तक तकरीबन 50% बढ़ गई है, जबकि खाम तेल की पैदावार गुज़िश्ता दहाई में 25% कम हो गई है। अब हुकूमत के लिए परेशान कुन बात यह है कि मार्च 2025 तक गैस के शोबे का सर्कुलर डेट 3.2 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया है। सनती तवानाई का इस्तेमाल 2024 में 21% कम हुआ है और कोयले का इस्तेमाल भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, क्योंकि ये महंगा है। अगर हम गाड़ियों के शोबे की बात करें तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तरगीबात अब ट्रांसपोर्ट को बरकी बनाने में मदद दे रही है और दूसरी जानिब जो इस वक्त हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता इनकलाब आ रहा है। किसान सोलर पंप इस्तेमाल करके डीजल और ग्रिड पर इन्हिसार कम कर रहे हैं। 2017 से पाकिस्तान ने 50 गीगावाट से ज्यादा सोलर की सलाहियत को इंपोर्ट किया है, जिससे घरों, खेतों और सनतों के लिए एनर्जी सस्ती हुई है और काबिल एतमाद हुई है। अब ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान की एनर्जी इस वक्त दुनिया की एक नए मरहले में पाकिस्तान की तवानाई दाखिल हो चुकी है और ऐसा मरहला जिसकी क़यादत हम खुद अवाम के हाथों में देख रहे हैं और जिसमें इस्लाहात और मजबूती के वाज़े आसार नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर अब ज़ाहिर कई सवालात भी इस वक्त मौजूद हैं कि हुकूमत अभी सोलर टैक्स की जानिब भी बढ़ रही है, जिसका अमली मुजाहरा हमने बजट 2025 में भी देखा, जब हुकूमत की जानिब से सोलर सिस्टम पर पहले 18% टैक्स की तजवीज़ आयद की गई, लेकिन फिर बाद में उसको 10% किया गया। तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी इस वक्त हुकूमत के सामने मौजूद हैं, कैसे इस सोलर सिस्टम को डील करना है। चूँकि जब लोग बहुत बड़ी तादाद में ऑफ ग्रिड हो रहे हैं तो फिर ऑन ग्रिड लोगों का इस वक्त बड़ा नुकसान हो सकता है। अब क्या क्या ऑप्शन हुकूमत के पास मौजूद हैं, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर खालिद वलीद साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं हर थोड़े दिन में नए फिगर सामने आते हैं। सोलर पर बहुत तेजी के साथ लोग शिफ्ट हो रहे हैं। हुकूमत ने टैक्स 10% आयद किया, उसका भी कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। तो अब ये सिचुएशन कहाँ जा रही है पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर की? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, ये एक नेगेटिव साइकिल है जिसको आप टैक्स स्पाइरल कह सकते हैं पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड के लिए, क्योंकि लोग सोलर पे इसलिए जा रहे हैं कि बिजली महंगी है और बिजली इसलिए महंगी है क्योंकि लोग सोलर पे जा रहे हैं। इस चीज को इस तरह से समझें कि पाकिस्तान ने फिक्स्ड कैपेसिटी पेमेंट्स देनी है और अगर आपके ग्रिड की डिमांड कम होती है तो पर कैपिटा टर्म्स में, पर यूनिट टर्म्स में आपके कैपेसिटी चार्जेस बढ़ते जाते हैं। तो जैसे जैसे सोलर लगता जाएगा वैसे वैसे उन लोगों के लिए बिजली महंगी होती जाएगी जो कि ग्रिड पे हैं, और चूंकि बिजली महंगी होती जाएगी और लोग सोलर लगाते जाएंगे। हुकूमत जितनी मर्जी कोशिश कर ले इसको डिसइंसेंटिवाइज करने की, क्योंकि ग्लोबली आपकी प्राइसेस नीचे आ रही हैं सोलर पैनल्स की, आपका जितना टैक्स भी लग जाए फिर भी सोलर पैनल्स जो है वो इंस्टॉल होते रहेंगे। अब एक और चीज की हुकूमत को फिक्र करनी है, नेशनल ग्रिड को इस चीज की भी फिक्र करनी है कि जो बैटरी की प्राइसेस हैं वो भी कम होती जाएंगी। अगर हुकूमत ने नेट मीटरिंग के रेट्स को कम किया तो जो लोग रात में बिजली यूज करते थे ग्रिड की, वो भी बिजली यूज करना छोड़ देंगे और आपका जो नेशनल ग्रिड है वो बिल्कुल एक स्ट्रैंडेड एसेट बन जाएगा। जब ग्रिड की डिमांड और कम होती जाएगी, आपके जो कोयले के प्लांट हैं, खासतौर पे इम्पोर्टेड कोल के प्लांट्स जो हैं, उनकी यूटिलाइजेशन कम होगी तो उनका कैपेसिटी चार्जेस का क्राइसिस मजीद गंभीर होता जाएगा। आज हमने न्यूज देखी कि आपका जो आपका पोर्ट कासिम का प्लांट है उसमें कतर की जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो अपने डी इन्वेस्ट कर रही है। तो इस तरह की सिचुएशन आपको एक विशियस साइकिल की तरफ ले जाएगी। हुकूमत को ये चीज सोचनी है कि नेशनल ग्रिड का रोल क्या होगा फ्यूचर में। आपको अर्ली रिटायरमेंट की तरफ जाना पड़ेगा कोल प्लांट्स के लिए, फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लांट्स के लिए। तो मेरे मुताबिक सनराइज ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन या सोलर पैनल्स और सनसेट ऑन द फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स, इस तरह की कोई अप्रोच होनी चाहिए ताकि आप कंज्यूमर्स को भी फायदा दे सकें और साथ में आप अपने ग्रिड को भी देख सकें। दूसरी चीज, आपको अपने इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को जो है वो सिर्फ और सिर्फ
अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करनी, बल्कि आपको क्लीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि सीबैम, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे इनिशिएटिव आगे जाके फ्यूचर में कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्री पे टैक्स लगेगा ईयू में, और जो कार्बन लो कार्बन इंडस्ट्री है उनको फायदा होगा। तो पाकिस्तान को इस चीज में भी कम्पीट करना है। और फिर ईवीज का जो बूम आने वाला है आगे जाके, सोलर बूम को तो शायद हुकूमत ने इग्नोर कर दिया था, वो एकदम से अनरेवल हुआ। ईवी का भी बूम इसी तरह से अनरेवल होगा। और आपको ये देखना है कि क्या ईवी को आप कोयले के प्लांट से ला के रिचार्ज कर रहे होंगे या ईवी को आप रिन्यूएबल एनर्जी के साथ चार्ज कर रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से वे फॉरवर्ड ये है कि हम ईवी को रिन्यूएबल से चार्ज करें, ताकि ईवी का जो स्पिरिट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो बरकरार रह सके। और साहब, इसमें जो जनरेशन कंपनीज हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, अब उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, खासतौर पर वो कंपनीज जो अगले 1-2 सालों में प्राइवेटाइज हो जाएंगी। हम के इलेक्ट्रिक को 20 साल से प्राइवेटाइज देख रहे हैं, लेकिन वहां पर हम देख रहे हैं अभी भी वो नेशनल ग्रिड से ही अपनी अच्छी खासी 2000 मेगावाट बिजली ले रही है। 3 मजीद डिस्कोस को हम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। तो उसके बाद ये चैलेंजेस हमारे लिए बढ़ते जाएंगे या फिर अंडर कंट्रोल रहेंगे, चूंकि प्राइवेटाइज करने के बाद फिर हुकूमत बहुत हद तक उसमें ज़ाहिर है मुदाखलत नहीं कर सकती, उन पर अपनी पॉलिसीज को इम्पोज नहीं कर सकती। तो ये मुमकिन कैसे हो सकेगा? देखिए, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर है वो एक प्रिंसिपल पे खड़ा है जो कि बड़ा घिसा पिटा है इकोनॉमिक्स में, जिसकी वजह से 1930s का ग्रेट डिप्रेशन आया था। वो है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई लगा दी गई है, उसने अपनी डिमांड खुद बनानी थी जो कि नहीं बनाई जा सकी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं चल सके। तो अब आपकी डिमांड चूंकि नीचे आ रही है, तो ये जो सप्लाई आपने खड़ी की है इसको आपको अर्ली रिटायर करना होगा। इन जनरेशन कंपनीज को अपनी री इन्वेस्ट करना होगा, इन पावर प्लांट्स को रीपर्पस करना होगा, आपकी जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स हैं उनको, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जो प्राइवेटाइजेशन है उसको मेरे ख्याल से हमें ऑल टुगेदर रिकंसिडर करना है कि हम किस तरह से कंपेटिटिव मार्केट्स की तरफ जा सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एक दूसरे के साथ compete करें। अगर आप इसको इस तरह से प्राइवेटाइज कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन के बाद भी इनको सब्सिडीज देना पड़ेंगी, आपस में compete नहीं करे होंगे, तो ये मेरे ख्याल से एक अनसस्टेनेबल मॉडल होगा और कभी भी आपकी जो प्राइवेटाइजेशन है वो कामयाब नहीं होगी। और खास तौर पे आपको टैरिफ के रेजीम को भी चेंज करना होगा, ज्यादा कंजम्पशन को इंसेंटिवाइज करें ताकि लोग ज्यादा बिजली कंज्यूम करें अगर हमने ग्रिड को बचाना है। नहीं तो सभी लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन की तरफ आएंगे। और साथ साथ में आपको अपने पेट्रोलियम सेक्टर को भी लिंक करना है। अगर आपकी नेशनल व्हीकल पॉलिसी, न्यू एनर्जी पॉलिसी जो है, न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी 2025 ये कहती है कि 2030 तक 30% ऑफ न्यू व्हीकल सेल जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की होगी। तो आप पेट्रोलियम सेक्टर में जो इतने ल्यूक्रेटिव इंसेंटिव्स दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि वो आके एक्सप्लोर करें, तो अगर 30% डिमांड कम हो जाएगी पेट्रोलियम की, तो वही पावर सेक्टर वाला हाल होगा आपके पेट्रोलियम सेक्टर का भी। तो आपको ईवीज को, सोलर पैनल्स को, बैटरीज को खास तौर पे इक्वेशन में रख के लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, ताकि हम स्ट्रैंडेड एसेट्स की तरफ ना जाएं और हमारी इकोनॉमी, एनर्जी, एनवायरनमेंट एक तालमेल के साथ अलाइनमेंट में चल सकें, तब जाके पाकिस्तान एक डेवलपमेंटल पाथ पे होगा। तो डॉक्टर साहब, अगर हमारे नेशनल ग्रिड को टोटल रिन्यूएबल पर शिफ्ट होना है तो ये कितना लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा, जो इसमें फिर पूरे मुल्क की अलग अलग जो कंपनीज हैं जो मुख्तलिफ शहरों या सूबों को सर्व कर रही हैं, उनका क्या रोल होगा, उन्हें क्या करना पड़ेगा, और ये इनिशिएट कहाँ से किया जाएगा? यानी ये किसी एक मखसूस कंपनी को एक टेस्ट केस के तौर पर इसको शुरू करना पड़ेगा, या फिर ये पैरेलल तमाम के तमाम मुल्क में एक साथ भी हो सकता है? देखिए, 100% रिन्यूएबल्स तो अभी बड़ी दूर की बात है। आपको अभी सिर्फ ये देखना है कि या तो कैपेसिटी को यूटिलाइज करें या फिर उनको अर्ली रिटायर करें, ताकि आपकी जो एक्सेस कैपेसिटी चार्जेस हैं इनको कम किया जा सके। हाँ, अगर आपने रिन्यूएबल बेसिस पे जाना है तो उसका एक ही हल है कि आपको कम्युनिटी ग्रिड्स बनाने होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन की तरफ जाना होगा। ये जो आपका नेशनल ग्रिड का मॉडल है जो कि बेस लोड के आर्गुमेंट पे बिल्ड करता है, ये अब पुराना हो चुका है। अब आपको स्मार्ट ग्रिड्स की तरफ जाना होगा, ट्रांसमिशन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट लानी होगी। इन्वेस्टमेंट इस तरह से लानी है कि वो बैटरी स्टोरेज पे आए, आपकी जो ग्रिड लेवल बैटरी स्टोरेज है वो इंस्टॉल हो, और हम जो है वो अपने रिन्यूएबल पोटेंशियल को हार्नेस कर सकें। पाकिस्तान में ग्रिड लेवल बैटरी स्टोरेज का एक बड़ा अच्छा जखीरा मौजूद है सोडियम की फॉर्म में, NaCl। अगर आप केवड़ा को जो है वो पोटेंशियल को हार्नेस करते हैं और NaCl की एक इंडस्ट्री बना के सोडियम आयन बैटरीज पे इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल से फ्यूचर में हम ग्रिड लेवल बैटरी स्टोरेज लगा के बड़ा अच्छा पोटेंशियल हार्नेस कर सकते हैं। और इसी तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी इस तरह से डिजाइन करना है
कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन कंज्यूमर से बिजली खरीद सकें और कार्बन क्रेडिट्स की मार्केट में कार्बन क्रेडिट्स भी अर्न कर सकें एक नए सोर्स ऑफ रेवेन्यू के तौर पे, ताकि वो जो ग्रिड की डिमांड कम हो रही है उसको फुलफिल किया जा सके। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को अपने मॉडल्स इस तरह बनाने हैं कि बल्क कंज्यूमर्स जो है, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, वो ज्यादा अट्रैक्ट हो सकें और रेजिडेंशियल कंज्यूमर जो है वो सोलर के थ्रू अपनी डिमांड को मीट करें, तब जाके आपका एक सस्टेनेबल मॉडल जो है वो बनेगा। सही। और डॉक्टर साहब, ये जो कार्बन क्रेडिट्स की अर्निंग की आपने बात की, ये कितना मुश्किल मैकेनिज्म है? क्या इसमें चूंकि आप कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी सिविल सोसाइटी है, क्या इसमें कॉमन मैन भी पार्टिसिपेट कर सकता है? तो वो कैसे, उसके लिए उसको क्या एफर्ट करनी पड़ेगी? ये क्या मास लेवल पर भी ये प्लान इम्प्लीमेंट हो सकता है? देखिए, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, चूंकि उनका बिजनेस मॉडल कभी भी इस तरह से नहीं है कि वो नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स को देखें, कम्पीट नहीं कर रहे, तो वो कभी भी इस तरह के पोटेंशियल को देखते नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की जो डिमांड नीचे आई है इलेक्ट्रिसिटी की, वो सोलर पैनल्स की वजह से आई है, और उसकी वजह से आपने कई कोयले के प्लांट कम रेट्स पे चलाए हैं, विच मीन आपकी एमिशन बहुत हद तक कम हुई है। अगर उस पोटेंशियल को हार्नेस किया जाता और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वो कार्बन क्रेडिट्स खरीदती और उसका जो रेवेन्यू आ रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान की सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स के जो कार्बन क्रेडिट्स हैं उसमें से 50% का रेवेन्यू शेयर करती है और उसका जो बेनिफिट है वो टैरिफ में रिफ्लेक्ट होता है, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी ये वाला मॉडल ऑप्ट कर सकती थी। लेकिन फ्यूचर में मुझे पूरी उम्मीद है कि हुकूमत जो है वो इस मॉडल को ऑप्ट करते हुए डिस्ट्रीब्यूटेड जो जनरेशन सोलर है और उससे जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है आपके फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स की, उसको उसके कार्बन क्रेडिट्स जो है अर्न करेगी और उसका जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर्स तक जाएगा। रही बात इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की, उसका बेनिफिट शायद बड़ा कम होगा, लेकिन अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज खरीदती हैं मैस लेवल पे तो उसका बेनिफिट जो है वो स्केलेबल होगा और वो कंज्यूमर्स तक जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, चूंकि अब जाहिर है पाकिस्तान से आप भी COP 30 में शिरकत के लिए जाएंगे, तो मैं चाह रहा हूँ एक आखिरी सवाल ज़रा उससे मुतालिक भी आपसे कर लिया जाए कि COP 29 और COP 30 के दरमियान जो पाकिस्तान ने एक और इस वक्त सैलाब और उसके नुकसान को बर्दाश्त किया है, तो अब पाकिस्तान को एनुअली 50 से 60 अरब डॉलर की इस वक्त फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। पाकिस्तान को अभी तक सिर्फ मुख्तलिफ मनसूबों की मद में 50 करोड़ डॉलर ही मिल सकें, तो अपना केस किस मौसर अंदाज से पाकिस्तान इस वक्त रखेगा? कोई प्रॉस्पेरिटी प्लान इस वक्त तरतीब दे दिया गया है जो कि ज़रा मौसर अंदाज में पेश किया जा सके दुनिया के सामने? जी देखें, बिल्कुल अभी जो दुनिया का क्लाइमेट फाइनेंस मॉडल है वो ग्रांट बेस्ड फाइनेंस से मार्केट बेस्ड इनिशिएटिव पे जो है वो शिफ्ट हो रहा है, पर्टिकुलरली जब से यूएसए ने विड्रॉ किया है फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट। तो अब बैंकेबल प्रोजेक्ट्स जो हैं कंपीट करना पड़ता है आपको क्लाइमेट फाइनेंस मॉडल में। तो एक मॉडल ये है कि आप कंपीट करें, दूसरा ये है कि आप अपने मुल्क में डोमेस्टिक ऐसे इनिशिएटिव्स लेके आए ताकि आपका जो ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस है वो अट्रैक्ट हो सके। एक बड़ी अच्छी चीज जो कि क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम के प्लेटफॉर्म से आई है वो क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लान है। वो लोग ये करते हैं कि जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं, पर्टिकुलरली डेट स्ट्रेस कंट्रीज, उनकी जो डेट स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसको क्लाइमेट के साथ लिंक करके एक ऐसा मैक्रो इकोनॉमिक प्लान बना के देते हैं जिसमें क्लाइमेट के इनिशिएटिव उसमें एम्बेडेड होते हैं ताकि मुल्क की डेवलपमेंट क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी के साथ लिंक हो जाए और आप ऐसी ग्रीन इकोनॉमी पे अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करें ताकि आपको फॉरेन फंडिंग की जरूरत ना रहे, आपकी डोमेस्टिक मार्केट इस तरह से काम करें। लेकिन अगेन क्लाइमेट जस्टिस के प्रिंसिपल्स को जहन में रखते हुए ग्लोबल नॉर्थ को फंड्स देने हैं ग्लोबल साउथ को, ताकि ये जो डेवलपमेंट डिफरेंस है बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ इसको कम से कम किया जा सके और क्लाइमेट जस्टिस को इंश्योर किया जा सके। मेरे ख्याल से COP 30 बेलम में रखने का मकसद ही है कि किसी तरीके से ग्लोबल नॉर्थ को कन्विंस किया जा सके कि ग्लोबल साउथ को अपने फंड्स ट्रांसफर करने हैं ताकि आपका ये जो डेवलपमेंट गैप है इसको कम से कम किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर ज़राई कर्ज़ों की मद में अपने हदफ को अबूर कर चुका है और जो सालाना हदफ रखा गया था 2.57 ट्रिलियन रुपए का, उससे ज़्यादा यानी 2.58 ट्रिलियन रुपए अब कर्ज़ों की मद में
जो हमारे छोटे किसान हैं उन तक ये पहुंचा दिए गए हैं। अब देखना यह है कि इसका कितना फ़ायदा हमारे इन किसानों को होता है और ख़ासतौर पर हमारे ज़रूरी सेक्टर को होता है, चूँकि पिछले 3-4 साल हमारे इस सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहे, मुश्किलात से बड़े भरपूर रहे और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से ये उम्मीद की जा रही थी और ये तवक्को थी कि वो अपना अपना रोल इसमें भरपूर तरीके से अदा करने की कोशिश करेंगे और इस सेक्टर को मुश्किलात से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। तो अब ये कोशिश कितनी कामयाब रही है और ये कर्जे जो मिले हैं इनकी ये कितने हाई इंटरेस्ट रेट पर मिले हैं, इससे क्या किसानों की दादरसी वाकई सही मायनों में हो सकी है या फिर ये बैंकिंग सेक्टर की तरफ से एक सिर्फ नंबर गेम की हद तक ही महदूद हैं। इस पर हम बात मियां उमैर मसूद साहब सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये 2.58 ट्रिलियन ये अब खरबों की ये बात हो रही है, तो ये वाकई इतने पैसे पाकिस्तान के छोटे किसानों को मिले हैं और उनकी मुश्किलात इससे खत्म हुई हैं या नहीं? सर, इसमें सबसे पहले तो ये देखिए आपके इस दफा इसमें 16% ऑलमोस्ट इजाफा हुआ है और ये इजाफा इसलिए हुआ है कि हम जो किसान हैं वो इस टाइम बहुत खसारे में हैं। आप देखें कि गंदम में हमें सिर्फ एक गंदम की फसल में 1 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान हुआ है सर, इस साल भी और पिछले साल भी तकरीबन 2000 अरब का हमने नुकसान किया है गंदम की फसल में, 2 ट्रिलियन का। अब आप देखें कि दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है इस बात पे तवज्जो नहीं देती कि कम से कम ये देखे कि ये इजाफा जो है ये क्यों हो रहा है और ये किस तरह सरवाइव करेगा फार्मर का सर्वाइवल। बिल्कुल अब सर्वाइवल के चांसेस भी खत्म हो चुके हैं और ये सारा आप देखें कि अभी भी जो इंटरेस्ट रेट है, जो बेजमीन काश्तकार हैं जिनकी जमीन अपनी नहीं है, उनको इंटरेस्ट रेट 21% प्लस काइबर है। और अभी जो है जो इंटरेस्ट रेट पिछला था वो 11% था, फिर 12% पे भी था, लेकिन आप देखें कि लॉस की वजह से लोग कर्जे ले रहे हैं। इतना इंक्रीज 16% का एकदम इंक्रीज जो है ये इंतहाई अलार्मिंग है कि क्यों इतना बड़ा है। वो इसलिए बड़ा है कि किसानों को सरासर नुकसान हो रहा है और उनके पास अपनी फसल की काश्त की और ऊपर से सैलाब आ गया, उसके लिए कोई पैसा नहीं रहा उनके पास। इंडस्ट्री बंद हो चुकी है सर। इसके अलावा जितने छोटे बड़े शहर हैं इस टाइम उनमें सिर्फ और सिर्फ ज़राअत के क्राइसिस की वजह से तमाम मार्केटों में क्राइसिस है। अगर गवर्नमेंट अब भी इन बातों को नहीं समझती, आप किसी कारोबारी से, किसी स्टोर वाले से पूछ के देख ले कि हर चीज का जो बिजनेस है वो ठप हुए पड़े हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। आज भी मुझे बहुत सारे जो हमारे दुकानदार हजरात हैं मुल्तान के एरिया के, वो पूछ रहे थे कि आपकी गंदम इस साल कैसी रहेगी। अगर आपकी गंदम बेहतर होगी तो हमारी मार्केटें बहाल होंगी। हमारे पास अगर दिन में 50 गाहक आते थे तो आज दिन में 5 आते हैं। ये हालात हो चुके हैं सर इस टाइम मार्केट। तो वैसे अब ये चलें, सैलाब का ये नुकसान हुआ, उस फेज से गुजरे, अब हुकूमत से जो डिमांड थी वो किस हद तक पूरी हुई हैं? हुकूमत ने कितना फिर सपोर्ट किया? आने वाली अब जो इस वक्त फसलें हैं उनकी क्या पोजीशन रहेगी? चूंकि पिछले 1-2 साल के हालात तो बहुत ही संगीन रहे हैं, इस आने वाली फसलों के और आने वाले साल के हालात कुछ बेहतर दिखाई दे रहे हैं आपको? सर बिल्कुल बेहतर नहीं है। जब तक कोई पॉजिटिव मूव नहीं होगी, जब तक आप कोई पॉजिटिव काम नहीं करेंगे, जब तक पॉजिटिव स्टेप गवर्नमेंट नहीं लेगी, कर्जे दे देने से तो मसले हल नहीं होते। कर्जे दे देने से तो कोई काम हल नहीं होगा। हमारी जो फर्टिलाइजर है वो कई 100 गुना बढ़ गई है, हमारी पेस्टिसाइड्स कई 100 गुना बढ़ गए हैं, हमारे बाकी एक्सपेंडिचर कई 100 गुना बढ़ गए हैं। फसल का थोड़ा सा रेट ऊपर जाता है तो उसे रोक दिया जाता है, कभी हमें IMF का बताया जाता है, कभी कुछ होता है। अगर सब्जियां हमारी रेट थोड़ा बढ़ जाए तो इंतजामिया वहां पे मंडियों में जाके खड़ी हो जाती है, तो हमें तो उठने ही नहीं दिया जा रहा। यानी गवर्नमेंट ने ये ठान लिया है कि इनको किसानों को बिल्कुल क्रश करना है। पता नहीं ये कोई इंटरनेशनल पॉलिसी है, हमारी तो समझ से बाहर है कि हुकूमतें अपने अवाम का, अपने किसान का सबसे पहले सोचती हैं। वाहिद हम वो तबका है जो प्रोड्यूस करते हैं, पैसे को मल्टीप्लाई हम निकालते हैं। कुछ हम किसी चीज को हम उसको किसी रॉ मटेरियल नहीं यूज करते, बल्कि हम तो उसको जमीन से उगा के अवाम के हवाले करते हैं।
लेकिन उसके बावजूद हुकूमत को ये नहीं समझ आती कि ये इस सेक्टर की तबाही करना इस मुल्क की तबाही होगी। तो अमीर साहब, ये जो कर्जों की शरह है, क्या इसको कम किया जाए, हुकूमत कन्विंस करे बैंक्स को कि ये इंटरेस्ट रेट को कम करें, या जो एक पॉजिटिव मूव की आप बात कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से, वो क्या पॉजिटिव मूव हो सकता है? मुख्तलिफ सूबों में हम देख रहे हैं किसान कार्ड्स लाए जा रहे हैं, वो किसानों में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, सब्सिडीज अनाउंस की जा रही हैं, तो ये पॉजिटिव मूव से क्या मुराद है आपकी? सर, पॉजिटिव मूव से देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये जो नून लीग की गवर्नमेंट पिछली थी उसमें हमारी जो डीएपी फर्टिलाइजर थी वो 2400 रुपए की थी और आज वही खाद 15,000 रुपए आ गई है। और अब आप देखें कि ये पॉजिटिव मूव ये है कि इनको सस्ता किया जाए। आपने अगर मुल्क में गंदम लगवानी है, आप नहीं चाहते कि किसी और मुल्क के डॉलर के किसान को डॉलर दे, तो आप वो डीएपी की एक बोरी कम से कम किसानों को फ्री दे दे। फ्री तो आप एक दाना नहीं दे रहे, आप कह रहे कर्जे ले ले। कर्जे ले लेके हम कहां से अदा करेंगे? वो तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, कोई ऐसी फसल नहीं बची जिससे हम कोई इनकम उठा के कर्जे अदा कर सके। सही। तो उमर साहब, ये इसका मतलब आने वाला जो इस वक्त साल है उसमें जब गंदम की फसल आएगी तो फिर वही हालात जो पिछले 2 साल में हमें एक नज़र आया, एक चपकलिश, एक कशीदगी किसानों और हुकूमत के दरमियान, फिर क्या वही एपिसोड रिपीट होने वाला है या निस्बतन कुछ बेहतरी पिछले 2 सालों की निस्बत आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? सर, इस दफा भी किसानों को आपने पिछले दिनों में मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किसान पैकेज अनाउंस किया गया, गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि 3500 रुपए गंदम का रेट है और वो रेट जो है वो प्राइवेट सेक्टर देगा। प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये है कि किसान को उसके रहमो करम पे छोड़ दिया जाए और उसे जो है वो लूटे और उसके साथ जो मर्जी करे। इस साल भी गवर्नमेंट इस दफा किसानों ने बिल्कुल ठान लिया है कि गवर्नमेंट के किसी झूठे लारे में हम बिल्कुल नहीं आएंगे और गंदम काश्त नहीं करेंगे। अगर गवर्नमेंट हमें 4500 रुपए फी मन रेट नहीं देती या हमें सब्सिडाइज करे हमारा इनपुट्स को, हम रेट कम करे, तो हम तो 2000 क्या 1000 मन में भी देने को तैयार हैं। लेकिन हमारे इनपुट्स महंगे हैं, हमें नुकसान में उगा के कैसे हम गवर्नमेंट को दे दें? गवर्नमेंट बिल्कुल जाहिलाना बातें करती है। मुझे समझ नहीं आती कि ये एडवाइजर खुद कॉस्ट बना लें, देख लें कि इनको 3500 रुपए में क्या बचता है किसानों को। तो गवर्नमेंट को चाहिए जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर हमें कितनी देर काम चलाएंगे? प्रोडक्शन नहीं होगी तो जाहिर एक बुरानी कैफियत पैदा होगी और फिर हमें इंपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा और अरबों डॉलर की फिर हमें गंदम फिर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ बिल्कुल इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इस साल भी इंपोर्ट होगी और फिर नेक्स्ट ईयर इससे भी दुगनी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उमर मसूद साहब सदर किसान के साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और मईशत के लिए एक बहुत ही हैरान कुन खबर सामने आई है और ये खबर सामने आई है FPCCI के साबिक नायब सदर हनीफ गौर के इंकशाफ के सूरत में, जिसमें उन्होंने कहा है कि तरबेला डैम की मिट्टी में 636 अरब डॉलर मालियत का सोना मौजूद है। हनीफ गौर साहब का ये कहना है कि गौताखोरों ने तरबेला डैम के अंदर से मिट्टी के सैंपल्स जमा किए हैं जिन्हें बाद में लेबॉर्ट्री में जांचा भी गया और फिर इन नताइज की बुनियाद पर एक्सपर्ट्स ने अंदाज़ा लगाया कि डैम की मिट्टी में मौजूद सोना तकरीबन 636 अरब डॉलर की मालियत रखता है। यानी इतना है कि पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा भी अदा हो सकता है। अब हनीफ गौर साहब ने खुद ही वापडा को भी ये पेशकश की है कि अगर वो खुद ये मंसूबा शुरू करना चाहें तो उनकी कंपनी मदद के लिए तैयार है, वरना उनकी टीम इन्वेस्टमेंट करके ये सारा सोना निकालने और हुकूमत के हवाले करने के लिए भी तैयार है। अब हनीफ गौर साहब इस वक्त हमारे साथ उनसे ही जानते हैं कि किस बुनियाद पर उन्होंने इतना बड़ा ये दावा किया है और अगर वाकई इस दावे में सच्चाई है तो पाकिस्तान की मईशत में कैसे एक नया मोड़ आ सकता है। बहुत शुक्रिया हनीफ गौर साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी जो तरबेला डैम की मिट्टी है, क्या वाकई इसमें 636 अरब डॉलर का सोना मौजूद है? जी यकीनन, अगर मैंने ये बात की है तो ऐसे हवा में बात नहीं की। इसके ऊपर हमने पूरी हमारी टीम है यहाँ पे जियोलॉजिस्ट की, मेरी कंपनी है हिमालयन के नाम से। हिमालयन के जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बाकायदा काम किया, स्टडी करके रिपोर्ट पेश की। अब हमारी SIFC में मीटिंग्स हो चुकी हैं, उसके बाद हमारी प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग्स हो चुकी हैं, चेयरमैन वापडा के साथ मीटिंग्स हो चुकी हैं
और हमने यही बात उन्हें कही है कि ये हमारी रिपोर्ट है, अगर आप लोग खुद करना चाहते हैं तो आप करें, और वरना 60 साल से आज तक तरबेला डैम से मिट्टी नहीं निकली। अगर आपने मिट्टी तो हर सूरत निकालनी है ताकि उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, ताकि ये मुल्क में जो सैलाब आते हैं तो वो सैलाबों में कमी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है तो रिजर्व होना शुरू हो जाएगा। तो यकीनन उस पर सोच विचार जारी है, और मेरी प्राइम मिनिस्टर हाउस में वहाँ पे जो SIFC को लुक आफ्टर करते हैं उनके साथ भी मेरी मुलाकात हुई है, उनको भी मैंने पूरी सबमिशन की है, उनको भी मैंने पूरी प्रेजेंटेशन दी है। तो यकीनन इस पर अब मैं इंतजार कर रहा हूँ हुकूमत की तरफ से कब जो है तो इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। हम बिल्कुल अपनी जेब से सारा पैसा अरेंज करके इंटरनेशनल कंपनियों को लाके, जैसे मैंने पहले कहा था, हॉलैंड की कंपनी, कनाडा की कंपनी, सारी हमारे पार्टनर्स हैं, हमारा जॉइंट वेंचर हुआ है, हम लाकर इंशाल्लाह ताला ये काम करके हुकूमत पाकिस्तान के लिए और इस मुल्क से कर्जा खत्म करने के लिए हुकूमत का साथ दे सकते हैं। तो अनीस साहब, जो वॉल्यूम है 636 अरब डॉलर, ये वॉल्यूम कैसे तय किया गया है? एक्सपर्ट्स ने ये तो बता दिया है कि चलें जो सैंपल है सॉइल का उसमें ये गोल्ड के ज़रात मौजूद हैं, सोना इसमें मौजूद है, इसकी मौजूदगी को नापा कैसे गया है? ये किस पैमाने के तहत ये बताया गया कि 636 अरब डॉलर का सोना यहाँ पर मौजूद है? लेकिन इसमें 15 लाख टन मिट्टी इसमें मौजूद है, जो कि इसके ऊपर जो हमने कैलकुलेट की है, और उस मिट्टी को अगर इसमें 1.5 ग्राम पर टन हमने कैलकुलेट किया है, 1.5 टन को 1.5 ग्राम को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 636 बिलियन निकलेगा। तो ये इसका फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूले के तहत बाकायदा प्रेजेंटेशन तैयार की गई है, तो इस वजह से ये 636 बिलियन के सोने की हम बात कर रहे हैं। ये पूरे कैलकुलेट करके हमने बताया है, और ये मिनिमम साइड पर है। इंशाल्लाह जब काम करेंगे तो इससे कई गुना ज्यादा निकलेगा। अच्छा, अब इस काम के लिए क्या हमें इन्वेस्टमेंट फिर दरकार होगी? कुछ बाहर की कंपनीज की, कुछ बाहर के एक्सपर्ट्स की हमें ज़रूरत होगी, या हमारे मुल्क में ये ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं? हमारे मुल्क के अंदर भी मौजूद हैं, और सिर्फ हमें अगर कुछ मशीनरी लानी पड़ेगी तो हमें शायद बाहर से लानी पड़े, वरना हमारे मुल्क में हमारे इंजीनियर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत काबिल हैं, और ये काम बखूबी कर सकते हैं। और हमारी अपनी ड्रेजिंग कंपनी मेरी अपनी ज़ाती मौजूद है, मैं खुद पार्टनर हूँ उसके अंदर, तो मेरे साथ खुद इसमें लोग शामिल हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तानी लोग शामिल हैं, मेरे साथ जो है तो हॉलैंड के लोग भी शामिल हैं, मेरे साथ कनाडा के लोग भी शामिल हैं, और मेरे साथ सऊदी लोग भी शामिल हैं। तो हमारा ऑलरेडी एक कंसोर्शियम बना हुआ है ड्रेजिंग के ऊपर, और इस काम के लिए अगर हुकूमत हमारी खिदमात देगी तो हम अपनी खिदमात देने के लिए तैयार हैं। तो आनी साहब, यानी गवर्नमेंट अगर इसमें इनिशिएटिव लेती है तो फिर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक जॉइंट वेंचर की सूरत में फिर ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा? जी बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि हम इस मुल्क के लिए कुछ करें। हमारा सबसे पहला जो इंटरेस्ट है ये मुल्क है, पाकिस्तान है। हम ये चाहते हैं कि हम, अल्लाह करे कि हमारी ज़ात से, हमारे हाथ से इस पाकिस्तान का भला हो जाए, और पाकिस्तान के अवाम का भला हो जाए। जो इस पाकिस्तान के ऊपर डेट है इस वक्त, जो कर्जे चढ़े हुए हैं 130 बिलियन डॉलर के, अगर वो हम कर्जे अदा कर देते हैं तो जो 6000 अरब रुपया हम जो हर साल जो सूद कीमत में अदा कर रहे हैं, तो हमें बचना शुरू हो जाएंगे। तो हम ये चाहेंगे जो 6000 अरब हैं वो हम अपने दिफाई बजट में लेकर जाएं, ताकि हमारा दिफा मजबूत हो, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स के ऊपर जो है तो दिन ब दिन जो है तो हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी बच्चे शहीद हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा दिफा मजबूत हो जाए। वो दिफा उसी सूरत मजबूत हो सकता है कि जब हम अपना डेट खत्म करेंगे, और डेट खत्म होने के बाद ये होगा, जो इस टाइम पे जो टैक्स के जो मसाइल हैं, लोग जो परेशान हैं, नौकरियों के लिए परेशान हैं, तो यकीनन इंशाल्लाह जब हम 130 बिलियन डॉलर मुल्क का कर्जा वापस कर देंगे, उधार वापस कर देंगे, तो हम अपनी मर्जी की पॉलिसीज खुद बना सकेंगे। तो फिर जो बजट बनता है जब अपनी मर्जी का बनेगा, तो इंशाल्लाह ताला फिर जो भी हुकूमत होगी वो आवाम को सामने रख के बजट बनाएगी, और यकीनन जो इस वक्त लोग परेशान हैं उस परेशानी से निकल सकेंगे। तो साहब, ये जो ड्रेजिंग का प्रोसेस होगा ये कितना लॉन्ग टर्म होगा, ये कितनी मुद्दत पर मुश्तमिल होगा, और कब से ये जो ये सोना है ये निकल कर अपनी रॉ शक्ल में हमें निकलना शुरू हो जाएगा? देखिए, इंशाल्लाह ताला जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सारी मशीनरी जब इंपोर्ट हो जाएगी, तो हर चीज़ की मशीन होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं ये समझता हूँ ये सारा प्रोसेस 3 से 5 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगा, और 3 से 5 साल के अंदर हम इस पोजीशन पे आ जाएंगे तो इंशाल्लाह कि हम अपना डेट मुल्क का ख़त्म कर सकेंगे। तो इससे पहले भी हनीफ साहब, हमने मुख्तलिफ हुकूमत के मंसूबे पिछले चंद सालों में देखे हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन के, गैस एक्सप्लोरेशन के, लेकिन वहाँ से कोई बड़े ज़ख़ीरे नहीं निकल सके। कहीं कहीं तो ऐसा हुआ कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लग गई, समंदर में भी ड्रिलिंग की गई, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं निकला, फिर उन प्रोजेक्ट्स को बंद करना पड़ा। तो ऑथेंटिसिटी इस प्रोजेक्ट की क्या होगी?
देखिए, मैं तो आपसे ये गुजारिश की है कि वो तो गवर्नमेंट के पैसे लग गए। देखिए, यहाँ पर तो गवर्नमेंट को लूज करने के लिए कोई है नहीं। अगर गवर्नमेंट समझती है कि नहीं ये सब गलत है और इसमें कोई सदाकत नहीं है, तो गवर्नमेंट अपना 1 रुपया भी ना लगाए, 1 पैसा भी ना लगाए, तो गवर्नमेंट को तो मिट्टी फ्री में निकल के मिल जाएगी। जो 60 साल से मिट्टी जमा है वहां पर, अगर तरबेला डैम से वो मिट्टी निकल जाती है गवर्नमेंट के लिए, तो मैं तो समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तो बहुत बड़ी अचीवमेंट यही होगी कि उसके अंदर, डैम के अंदर पानी रिजर्व करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा स्पेस मजीद मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट की तो विन विन पोजीशन है। अगर गवर्नमेंट समझती है कि ज्वाइंट वेंचर नहीं करना चाहिए और अपना रिस्क नहीं लेना चाहिए, अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए, तो वो हम जैसी कंपनियां जो हैं तैयार हैं अपने मुल्क के लिए ये काम करने के लिए। तो हम अपने मुल्क पाकिस्तान के कर्जे खत्म करने के लिए हम अपने आप को पेश करते हैं और हम इंशाल्लाह तरबेला से सारी मिट्टी निकाल के भी मुल्क का कर्जा भी खत्म करके देंगे। और अगर हनी साहब कोई प्राइवेट सेक्टर से कोई सामने आता है और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उसको भी फिर आप वेलकम करेंगे? यकीनन कंसोशियम का दौर है। आपने देखा होगा कि मैंने पिछले दिनों एयरलाइन लॉन्च की, एयर कराची, और कंसोशियम मैंने बनाया। उस कंसोशियम का मेरा पार्ट है एयर कराची के आरिफ हबीब साहब भी मेरे पार्टनर हैं, अकील करीम रेड्डी साहब भी मेरे पार्टनर हैं, बशीर जान मोहम्मद भी पार्टनर हैं, जो सिटिंग प्रेसिडेंट FPCCI आतिफ इकराम शेख भी पार्टनर हैं, खालिद तवाब भी हैं, जुबैर तोफैल भी हैं। तो हमने इसी तरह कंसोशियम बना के अपनी एक एयरलाइन बना ली। अगर यहाँ पे हमें जरूरत होगी कंसोशियम की, तो यकीनन हम बिजनेस कम्युनिटी जो है अपना पैसा इंजेक्ट करेगी और अपना कंसोशियम बनाएगी और वो कंसोशियम बना के इस काम को सरअंजाम दे सकेगी। तो हनीफ साहब, ये सारे बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं और पाकिस्तान के बिजनेस सेक्टर के बड़े नाम हैं, तो अभी फिलहाल इस प्रोजेक्ट के बारे में इनका क्या ख्याल है? इनमें से किसी ने अभी अपना इंटरेस्ट शो किया है? देखिए, पहले तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग करें। सबसे पहला राइट जो है तो गवर्नमेंट का होता है, हुकूमत का है। और यकीनन अगर हुकूमत समझती है कि उन्होंने नहीं करना, तो हम ये कहेंगे कि आप ये हमारे प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दें। जैसे हमने एयरलाइन के लिए कंसोशियम बनाया है, इंशाल्लाह ताला हम अपना कंसोशियम बना के इस काम को मुकम्मल करके दे देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ गौर साहब, FPCCI के साबिक वाइस प्रेसिडेंट मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।